नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर 3, जिसका टॉपिक है आपका यूनियन ऑफ टेरिटरी मतलब संघ और उसके राज्य, साथ ही सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे आपके इस वीडियो में। कौन कौन से? आपके संघ और उसके राज्य, दूसरा कौन सा हो गया आपका? दूसरा हो गया सिटीजनशिप मतलब नागरिकता होगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूँ, उसमें आपको मैंने भारतीय संविधान कैसे बना वो समझाया, साथ ही मैं पार्ट्स एंड शेड्यूल्स मतलब आपके भाग और अनुसूची उसको मैं डिफाइन किया है 2 वीडियो में। ठीक है, तो वो आप जरूर देखें, साथ ही ये देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज का टॉपिक क्या हमारा? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब राज्य, संघ, क्या संघ और 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 उसके राज्य। ठीक है, संघ और उसके राज्य, ये आपका कौन से पार्ट 1 में आता है, मतलब कैसा हो गया? भाग 1 में आता है। ये किस में आता है आपका? भाग 1 में आता है आपका। ठीक है, भाग 1 में आता है। आप जानते हैं हमारे 22 पार्ट्स हैं, उसका जो पहला पार्ट है, आप कहते हैं 22 भाग हैं, उन 22 में से पहले भाग में आपका ये आता है। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं आपके, कहते हैं अनुच्छेद, वो आते हैं 1 से लेकर 4 तक। इसमें 1 से लेकर 4 तक आपके आर्टिकल्स आते हैं, मतलब अनुच्छेद आते हैं। तो टोटल कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने? 4 अनुच्छेद आते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। तो आज का पहला आर्टिकल आपका कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 1, या कहते हैं अनुच्छेद 1, जिसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या हुआ इसका? उसमें आर्टिकल 1 में आपके डिफाइन कर रखा है, इसमें कह रखा है कि इंडिया जो कि भारत है, क्या है? इंडिया जो कि भारत है, वह क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्य का संघ है वो। ये डेफिनेशन इसमें किसमें? आर्टिकल 1 में दे रखी है। किसकी? इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है उसमें। उसमें यह बताया है जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट मतलब यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज किया ना, राज्य का संघ, तो इसका डेफिनेशन भी दे रखी है। इसलिए दे रखी है, इसमें कह रखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट मतलब हो गया, इनमें कोई संधि नहीं है, मतलब कोई ट्रीटी नहीं होगी। कोई हमारे देश के जितने भी राज्य है, क्या उनके बीच में कोई संधि है क्या कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं? ऐसा कुछ है? नहीं है ना, वो हमारा ही हिस्सा है ना, बस हमने क्या डिफरेंट विभिन्न राज्यों में बांट दिया उसको। तो वही कहा है कि हमारे यहाँ कोई संधि नहीं है। साथ ही यहाँ पे क्या है? नो राइट टू सेडीज, मतलब क्या हुआ? अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब हमारे यहाँ कोई राज्य कह दे कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपना क्या है एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं मिलती हमारे। तो इसके किस में लिख रखा है? ये आर्टिकल 1 में लिख रखा है। आर्टिकल 1 के तहत किसी भी राज्य को हमसे अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और साथ ही आपको एग्जांपल तौर पे बता दूं ना, तो आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए। यूएसए में क्या दे रखा है? यूएसए में दे रखा है फेडरेशन ऑफ स्टेट दे रखा है। जैसे हमारे क्या है यूनियन ऑफ स्टेट है, वहां पे दे रखा है फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो राज्यों का संघ। इसमें क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट मतलब एक तरह से ट्रीटी हो गई वहां पे। तो फेडरेशन और यूनियन, ये 2 शब्द है ना, इनमें पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फेडरेशन मतलब हो गया एक तरह से ट्रीटी हो गई आपस में, क्या हमने संधि कर ली उनके राज्य। जैसे उनके 51 स्टेट्स हैं, यूएसए के अपने कितने? 51 स्टेट्स हैं। ठीक है, यूएसए कितने? अपने 51 स्टेट्स हैं। सॉरी, यूएसए के अपने 51 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है? आपस में एक तरह से ट्रीटी है, एक तरह एग्रीमेंट है कि आप हमारे साथ मिलकर रहेंगे। किससे? यूएसए से। यूएसए, आप सभी स्टेट मिलके एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा यूएसए, है ना। वो एक ट्रीटी कर रखी है उन्होंने, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके देखो, हर किसी के अपने 3 पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी कंट्री होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? पहला होता है स्टेट्स, भाई हर इस कंट्री में, हर देश में स्टेट होते हैं, राज्य होते नहीं होते हैं। दूसरा होता है यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी हमारे क्या है, हमारे यहाँ राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आप जानते हैं ना, राज्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये हमारे का राज्य हो गए। वहीं यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है? यूनियन टेरिटरीज हो गई आपकी। चंडीगढ़ हो गया, ये सभी क्या है? यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब अधिग्रस्त क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र हमने कब्जाया या अपने हिस्से में कर लिया है। जैसे एग्जांपल आपको मैं दूं, श्रीलंका का एग्जांपल ले लेते हैं। श्रीलंका का एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। जैसे हम श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लेते हैं,
है ना, क्या होता है श्रीलंका की हालत खराब हो जाती है और श्रीलंका को हम देते हैं कि ये अगर ज़्यादा करेगा तो कोई और इस पर कब्जा लेगा, तो इससे बढ़िया हम ही से कब्जा लें। तो हम क्या करें, उस हिस्से को अपने अधिग्रस्त कर लेंगे, अपने हिस्से में कर लेंगे। बोले हम कह देंगे अब इस पर हमारा कब्जा हो गया है श्रीलंका पे ना, तो हमारा कब्जा हो गया, तो ये क्या हो गई, एक्वायर्ड टेरिटरी हो गई। हमने कहा इसको अपने अधिग्रस्त कर लिया, अपने अपने क्षेत्र में जोड़ लिया इसको, इसे हम कहते हैं अधिग्रस्त क्षेत्र या कहते हैं एक्वायर्ड टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 में इतना ही दे रखा है। आर्टिकल 1 में क्या आपको डिफाइन कर रखा है, आर्टिकल 1 में आपको बता रखा है कि इंडिया, उसकी डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन क्या दे रखी है ना, और इसमें तीन आपके कौन कौन तीन पार्ट बताए आपने, कौन कौन सी डेफिनेशन दी है तीन पार्ट की, स्टेट की डेफिनेशन दी है, यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन दी है, और एक्वायर्ड टेरिटरी जो आपकी कहते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा कौन सा, अधिग्रस्त क्षेत्र। इन तीनों की क्या है, डेफिनेशन दी है, किसमें, आर्टिकल 1 में दे रखी है। ठीक है, चलिए अब आके आर्टिकल 2 पे चलते हैं। तो आर्टिकल 2 आपका कहता है, या कहते हैं अनुच्छेद 2, ये संबंधित आपका पार्लियामेंट से, मतलब संसद से, आपसे किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको संसद को पावर दी जाती है, कहते हैं आर्टिकल 2 के तहत, या कहते हैं अनुच्छेद 2 के तहत संसद को पावर दी जाती है। संसद को पावर देने का मतलब ये हो गया कि संसद जो हमारा आर्टिकल 2 है, वो क्या, उसमें संसद को क्या पावर मिलती है, आपके दिमाग में आया कि आर्टिकल 2 के तहत कि संसद को क्या पावर मिलती है। तो आर्टिकल 2 के तहत संसद को पावर मिलती है किसी की स्थापना करना, कोई भी राज्य, स्टेट या कंट्री, वो क्या नाम, राज्य की, यूनियन टेरिटरी, इन सब की स्थापना करना, साथ ही न्यू स्टेट्स की, मतलब कोई भी नया स्टेट अपने स्थापित करना। जैसे एस्टेब्लिश मतलब हो गया कि आपका ये समझ लीजिए, हमने जैसे श्रीलंका को मैंने बताया था, तो उसे अपने हिस्से में ले लिया, ये क्या हो गया, ये हमने स्थापित कर लिया। अब वो हमारी क्या एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं रह गई है। पहले क्या आर्टिकल 1 में क्या होता है, एक्वायर्ड टेरिटरी, आर्टिकल 1 में क्या था, अनुच्छेद 1 में था कि हमने उसे एक्वायर कर लिया है, पर आर्टिकल 2 के तहत उसे हम क्या अपना हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, उसे क्या एस्टेब्लिश, अपना हिस्सा एस्टेब्लिश कर लेंगे, और उसे एस्टेब्लिश करने के बाद हम उसके अंदर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जितने चाहे उतने बना सकते हैं, किसके, आर्टिकल 2 के तहत। और अनुच्छेद 2 के तहत एक बात याद रखिएगा, जो आर्टिकल 2 होता है वो आउटसाइड इंडियन टेरिटरी वर्क करता है। मतलब क्या होता है कि भारत के क्षेत्र के अंदर ये काम नहीं करेगा। आर्टिकल 2 काम करता है भारत के क्षेत्र के बाहर, हम कोई भी हिस्सा, ये कह दें जो हम टेरिटरी एक्वायर करते हैं, जो क्षेत्र हम अधिग्रस्त करते हैं, उसके लिए काम करता है आर्टिकल 2। उसकी पावर देता है संसद को, आर्टिकल 2 देता है। क्या देता है कि भाई देखो, पहली बात इसमें बता रखा है कि जब ये विदेशी प्रदेश है, मतलब एक फॉरेन टेरिटरी की बात करेगा यहाँ पे, साथ ही ये भी विदेशी क्षेत्र से संबंधित है। मतलब क्या है, श्रीलंका जैसे बाहरी देश से जो कब्जे हैं वो की बात करें, जैसे हम सॉरी, जैसे हम आप कहते हैं भूटान को, नेपाल को, इन सभी को स्टेट में अपने कब्जे में कर रहे हैं, तो इनमें ये चीज़ आएगी, तब हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया के अंदर ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, इंडिया के लिए इसका अगला वाला आर्टिकल दे रखा है, तो उसमें क्या है, बाहरी क्षेत्र जो होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाहरी क्षेत्र हम कोई कब्जा लेते हैं या अपने अधिग्रस्त कर लेते हैं, तो उसको अपना हिस्सा बनाने की पावर वो संसद किससे मिलती है, अनुच्छेद 2 से मिलती है। साथ ही आपको उसके अंदर कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, उसकी पावर उस चीज की पावर कहाँ से मिलती है संसद को, आर्टिकल 2 से मिलती है। तो आर्टिकल 2 के तहत ये कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 2 के तहत संसद उस हिस्सों को कब्जा के अपना हिस्सा बना लेगी, मतलब जो टेरिटरी बाहर की है, जिसे हमने अपने अधिग्रस्त करा है, उसको अपना हिस्सा बनाएंगी। साथ ही अपना हिस्सा बनाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, जितने चाहे राज्य और केंद्र शासित बना सकते हैं किससे, आर्टिकल 2 की हेल्प से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 जिसे हम कहते हैं क्या, आर्टिकल 3 जिसे हम कहते हैं क्या, अनुच्छेद 3, ये भी आपका संबंधित किससे है, पार्लियामेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है, पार्लियामेंट से संबंधित है, या भी कहें संसद से संबंधित है। ये जो काम करता है वो विद इन इंडियन टेरिटरी काम करता है, मतलब भारत के क्षेत्र के अंदर वर्क करता है, भारत के क्षेत्र के बाहर काम नहीं करेगा। अब सर कहेंगे कि भारत के क्षेत्र के अंदर कैसे काम करता है, तो ऐसा समझ लीजिए, भारत का क्षेत्र जो हमारे यहाँ राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कई सारे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हम क्या करें, उसमें हम क्या है कि नए राज्यों का गठन करेंगे। भाई अपना देश है, उसमें चाहते हैं कि कोई राज्य बड़ा हो गया है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट दें। जैसे हम एग्जाम्पल पुराना ले लें तो आंध्र प्रदेश अलग हुआ था ना पहला राज्य, तो वो आर्टिकल 3 के तहत ही किया गया था, कि आर्टिकल 3 के तहत हमने क्या एक नया राज्य बना दिया था आंध्र प्रदेश, है ना, कि था मद्रास से हटा के, मद्रास एक पूरा स्टेट था, मद्रास स्टेट को हमने आधा बांट के उसमें क्या है एक और पार्ट बना दिया। कौन सा राज्य बना दिया था, आंध्र प्रदेश बना दिया था। क्या बना दिया था, आंध्र प्रदेश बना दिया था। तो इस चीज़ की पावर कहाँ मिलती है, आर्टिकल 3 से पावर मिलती है, क्या नए राज्य के गठन करना या बनाने का पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 3 से मिलती है, अनुच्छेद 3 से मिलती है। किसको मिलती है, पार्लियामेंट को मिलती है। और ये नहीं कि कोई आम इंसान भी करते बैठे, नहीं, सिर्फ संसद को ये पावर है कि वह किसी नए राज्य का गठन कर सकता है। ठीक है, साथ ही राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, मतलब
संसद को पावर है कि किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सके। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं गोवा का, है ना, गोवा चाहते हैं, गोवा आपका छोटा सा राज्य है ना, बहुत छोटा राज्य है इतना सा, तो हम चाहते हैं उस राज्य को हम बड़ा कर दें, मतलब क्या उसका साइज बड़ा कर दें, तो उसका साइज बड़ा उसका क्षेत्रफल बड़ा कर दें। उसके लिए क्या करेंगे हम संसद के पास जाएंगे, संसद में बैठेंगे, उसमें बिल पेश करेंगे, वहाँ पे तहत हम क्या है उसका क्षेत्र बड़ा कर देंगे। साथ ही राज्यों का क्षेत्र को कम करना, मतलब कोई राज्य ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम छोटा कर देंगे, है ना। वहीं राज्यों के नाम बदलना, या कोई राज्य है उसका नाम बदलना हमें, तो उस राज्य का नाम भी बदल सकते हैं। कौन से अनुच्छेद 3 के तहत हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 से आने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये चीज़ करा कैसे जाता है। अब जैसे क्या है, आपने कोई मैंने कह दिया सर संसद में जाके पेश हो रहा है, मैंने कह दिया कि आप संसद में जाके जाओ आप, और वहाँ जाके आप सारा काम करो। तो वहाँ कैसे करना है, तो वो तरीका उसका ये होता है कि देखो पहले तो अगर कोई क्षेत्र है उसमें काम करने से पहले क्या है, आप क्या है बिल लेके आओगे। क्या लेके आओगे आप? बिल लेके आओगे। कहाँ पेश करोगे उसको? पार्लियामेंट के अंदर या संसद में उसे बिल को पेश करोगे, ठीक है। बिल पेश करने के बाद उसे दो तरीके से आपके वो होते हैं, क्या नाम है, बिल बनाए जाते हैं। दो तरह के बिल होते हैं आपके। कौन से होते हैं? एक सिंपल मेजोरिटी बिल होता है, या कहते हैं हम साधारण बहुमत का बिल होता है। दूसरा बिल होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, मतलब विशेष बहुमत का बिल होता है। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में फर्क आता है। दो कैसा फर्क है? सिंपल मेजोरिटी बिल आपको जो कोई सिंपल, जैसे आपके ये हो गया कोई कानून बनाना है, कोई है ना, तो इन कोई कानून बनाना है या कोई काम करना है, या फिर क्या नाम है हमें आप भी समझ लीजिए कि हमें कानून बनाना है, कानून बनाने साथ ही हमें कोई उस क्षेत्र के बारे में काम करना है ना, तो इन सभी के चीज़ के लिए क्या है, हम वर्क करेंगे किसमें? सिंपल मेजोरिटी में काम करेंगे, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो होगा, स्पेशल मेजोरिटी मतलब हो गया आपका कि स्पेशल मेजोरिटी में हो जाए जब विशेष बहुमत चाहिए हो, जिसमें क्या होता है, जैसे आपको संविधान में कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है संविधान के अंदर, है ना, कोई संविधान में आपको चेंज लेके आना है, या कोई क्या नाम है आर्टिकल चेंज करना है, या आर्टिकल ऐड करना है, या घटाना है, ये सब काम किससे करने पड़ेंगे? आपको स्पेशल मेजोरिटी बिल लाना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा बिल लाना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी बिल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी बन जाता है आपसे कि ये बताइए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के बिल दे रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, तो वहाँ पे दो प्रकार के बिल डिफाइन कर रखे हैं। कौन से कर रखे हैं? एक सिंपल मेजोरिटी बिल, दूसरा कौन सा हो गया आपका? स्पेशल मेजोरिटी बिल। ये दो तरह के बिल हैं, इसमें पास किया जाता है। अब जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, तो ये जो बिल है आपके, ये बिल दोनों एक जैसे हैं। ये बिल ऐसा ही तरीका क्या होगा इनका, पहले आप बिल लाओगे, पार्लियामेंट में पेश करोगे। अब पहले उसे डिफाइन करोगे बिल कौन सा आपका, या तो आपका साधारण बिल है, या फिर सॉरी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसको कि ये बिल साधारण बहुमत बिल है या विशेष बहुमत का बिल है। उसके बाद वोटिंग होगी। अगर अब आता असली खेल आता आपका, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, तो सिंपल मेजोरिटी बिल होता है, इसमें कंडीशन होती है क्या कि आपको मोर देन 50% वोट चाहिए जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे वहाँ पे संसद में बात करी जाए, संसद में इस टाइम बैठे हैं आपके सिर्फ आपके 400 लोग, ठीक है, 400 लोग बैठे, बाकी सब लोग एब्सेंट हो गए, या और कम कर लो आप 300 ले लो, है ना, तो 300 ले लिए, इतने लोग बैठे हैं, बाकी लोग आपके एब्सेंट हो गए, ठीक है, नहीं आए आपको, तो क्या होगा, आपका बिल आपका बिल होगा, उसमें वोटिंग कराई जाएगी 300 लोगों में, और 300 लोगों में वोटिंग करा के उसमें मोर देन 50%, मतलब यहाँ हो जाएगा 201 वोट यहाँ मिलने चाहिए और 151 वोट यहाँ मिलने चाहिए। इस कंडीशन में वोट मिलने चाहिए, तभी ये बिल क्या होगा, पास होगा। क्या होगा, बिल आपका पास होगा, अन्यथा क्या होगा, ये बिल फेल हो जाएगा और ये बाहर जाएगा। ये फिर सरकार क्या है, इसे दोबारा लेके आएगी कुछ नए तरीके, या कुछ एडिटिंग करके, या फिर उसमें कुछ सुधारण करके लेके आएगी। अगर बिल पास हो जाता है, तो बिल पास होने के बाद कहा जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसे चेक करते हैं, उनको लगता है कि कुछ कोई सुधार की जरूरत है, तो आपके हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो उसे वापस भेज सकते हैं संसद को, और उनसे कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, आप ये पॉइंट वो बताएंगे कि इन पॉइंट में सुधार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर उसे पार्लियामेंट संसद के पास जाएगा, संसद उस पर बैठेगी, उसका गठन करेगी उस पर, और वो कहती है कि इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास वापस जाएगा। फिर उसको क्या, प्रेसिडेंट को उस पर क्या सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। सिग्नेचर करने के बाद वो एक तरह से एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा वो, और क्या हो, वो कानून या आप क्या है वो लागू हो जाएगा देश के अंदर, ठीक है। ये तरीका होता है सिंपल मेजोरिटी का। अब वहीं स्पेशल मेजोरिटी की बात आई, तो स्पेशल मेजोरिटी में कंडीशन क्या दे रखी है भाई, यहाँ तो दे रखा, पहले कंडीशन दे रखी है, पहले तो आपको भाई जो वोट चाहिए जीतने के लिए, जो वहाँ लोग प्रेजेंट है उसमें 60% तो वोट चाहिए आपको, 60% वोट चाहिए, प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी, 51% होनी चाहिए। 51% क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्या आपकी, मोर देन 50%, मतलब कुल संख्या से 50% अधिक होनी चाहिए आपके, ठीक है, तभी जाके आपका क्या है विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी बिल पास हो सकता है। ये आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए या संविधान में संशोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या है, आप क्या है 400 लोग बैठे हैं, ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ ऐसे, तो अब 400 लोग संसद में बैठे हैं, जैसे 400 लोगों की पूरी जनसंख्या है आपकी, ठीक है, 400 लोगों की पूरी जनसंख्या आपकी पूरे बिल में क्या नाम है, आपके 400 लोग की जनसंख्या है, तो क्या है उसमें से आपके 400 में से कम से कम क्या है 201 तो लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन, ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर सेकंड क्या होगी इसमें, सेकंड हो गया आपका कि 201 में से 60%, मतलब 200 में से 60%, मतलब मान चलिए आप कि 121 जो वोट हैं वो तो आपको मिलने चाहिए, तभी क्या है आपका ये स्पेशल मेजोरिटी का बिल होगा वो पास होगा, ठीक है, कौन सा, स्पेशल मेजोरिटी का, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का बिल क्या पास होगा आपका, ठीक है, अन्यथा ये पास नहीं होगा, फिर वापस क्या है सरकार के पास हट जाएगा, फिर सरकार उसमें कोई सुधार करेगी या संसद में बाद में सरकार उसमें सुधार करेगी बिल में और फिर दोबारा से लेके आएगी, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब आपकी बात करते हैं आर्टिकल 4 पे, या कह दें अनुच्छेद 4 के तहत बात करते हैं। अनुच्छेद जो 4 है आपका वो भी संबंधित किससे है, संसद से संबंधित है, किस संबंधित है, संसद से संबंधित है, ठीक है, संसद से संबंधित है, कौन सा, आर्टिकल 4 भी आपका संसद से संबंधित है, सॉरी संसद से संबंधित है। इसमें क्या बता रखा है, इसमें जो आर्टिकल 2 और 3 दोनों के बारे में बता रखा है, और आर्टिकल 4 में क्या है, आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्या है आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं करते हो, और इसमें जो बिल, इसके तहत जो बिल पास होता है ना, इसमें आर्टिकल 4 के तहत जो बिल पास होंगे वो कैसे बिल पास होंगे, सिंपल और साधारण सिंपल मेजोरिटी के बिल पास होते हैं इसके तहत, ठीक है, आप इसके अंदर मतलब कुछ एडिशन नहीं कर सकते हो, है ना। इसमें क्या है, सॉरी, इसमें क्या है संसद को पावर दी गई है, और इस पावर को आप संवैधानिक संशोधन से नहीं कर सकते, इसका मतलब इसमें क्या है, ना कोई चीज़ आप घटा सकते हो ना ही कोई चीज़ इसमें जोड़ सकते हो, किसमें, आर्टिकल 4 में, ठीक है। और ये और इसमें जो बिल, इसके जो बिल आएंगे, मतलब इस आर्टिकल 4 के तहत भी जो बिल लाए जाएंगे वो सब कैसे सिंपल मेजोरिटी बिल होंगे, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं हो सकता, अगर स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा तो इसमें क्या है वो संशोधन भी हो सकता है, इसीलिए इसके अंदर क्या है संशोधन नहीं कर सकते, तो इसमें कोई आपका स्पेशल मेजोरिटी का बिल नहीं ला सकता, आर्टिकल 4 के तहत कोई भी स्पेशल मेजोरिटी का बिल नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी का बिल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं, अब थोड़ा हम स्टेट्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होता है। देखो हम जब आज़ाद हुए थे 1947 से, जब हम आज़ाद होने से पहले की हमारी जो कंडीशन थी, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया थे हम लोग, कौन से थे, ब्रिटिश इंडिया थे, उस टाइम अंग्रेजों ने हमारे पे कब्जा कर रखा था, तो उस समय क्या हुआ करते थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ क्या होता है प्रोविंसेस हुआ करते हैं और प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जो आज के हम कहते हैं प्रोविंसेस मतलब स्टेट, और प्रिंसली स्टेट मतलब हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। भाई जब हम आज़ाद हो गए, मतलब आफ्टर 1947 की बात करें, आफ्टर 1947 में क्या हुआ, हमारे दो हिस्से कर दिए गए, कौन से दो हिस्से कर दिए गए थे, एक इंडिया कर दिया गया था और एक पाकिस्तान कर दिया गया था, ठीक है, ये पाकिस्तान कर दिया गया था, बहुत किसने करवाया था, जिन्ना ने करवाया था जबरदस्ती, है ना, जिन्ना करवाया था ना, तो ये दो हिस्से कर दिए गए थे हमारे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब क्या है हमने क्या करा, ये तो मैंने आपको बता दी कि आपको क्या है, इसके तहत मैंने आपको जानकारी दे दी कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, कब, जब आज़ाद हुए उससे पहले और आज़ाद होने के बाद हमारी क्या कंडीशन हो गई थी। फिर आपकी बात आती है, हम आते हैं आपके किस पे, जब हम अपने देश में संविधान लागू कर दिया था, क्या कर दिया था हमने अपने देश में संविधान लागू कर दिया था। कब कर दिया था हमने अपने देश में संविधान, तो आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश में संविधान लागू कर दिया था। किसके अंदर, अपने देश के अंदर, इंडियन टेरिटरीज के अंदर। भाई हमने भारत के क्षेत्र के अंदर जो संविधान लागू होता है, बाहर के क्षेत्र में भारत लागू होगा नहीं, तो भारतीय क्षेत्र के अंदर हमने अपने यहाँ क्या है संविधान लागू कर दिया। जब संविधान लागू कर दिया उसमें 4 हिस्से थे। अब कौन कौन से हिस्से थे, 4 हिस्से थे। कौन कौन से थे, प्रोविंसेस थे मतलब प्रांत थे, प्रिंसली स्टेट से मतलब रियासत थी, और चीफ कमिश्नरी एरिया मतलब मुख्य आयुक्त क्षेत्र से, और चौथा आपका हिस्सा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये 4 हिस्से हुए। ये कहते हैं ये तरह से
4 टेरिटरीज हमने डिफाइन कर दी, 4 हिस्सों में हमने बांट दिया था इसको। कितने? 4 हिस्सों में बांट दिया था। 4 हिस्सों में कैसे बांट दिया था? हमने राज्यों की जगह क्या रख दिया था, क्या नाम है, राज्यों की जगह हमने प्रोविंसेस रख दिए थे। ठीक है, प्रोविंसेस रख दिए थे। प्रिंसली स्टेट की जगह प्रिंसली स्टेट की जगह हमने क्या, या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश की जगह हमने क्या, रियासतें रख दी थी। ठीक है, और आपके मुक्त आयुक्त क्षेत्र मतलब जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, है ना, जैसे हमें केंद्र शासित प्रदेश अलग हो जाते हैं और आपके मुख्य आयुक्त अलग हो जाते हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा चेंज करके वो कर दिए थे। और साथ ही अंडमान निकोबार को हमने अलग रखा था। इन चारों को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। फिर क्या हुआ, हमने क्या करा, 1950 में हमने क्या करा भाई, देखो ऐसा हमने अपने यहाँ तो लागू कर दिया। तो 1950 हमने क्या करा भाई, देखो जम्मू हैदराबाद जो हैदराबाद है उसको अपने आप कब्जे में कर लिया। किससे कर लिया? बाय पुलिस एक्शन। हमने पुलिस की कार्रवाई से हैदराबाद को, पहले हमारा हिस्सा नहीं था, उसको हमने अपने हिस्से में कर लिया। वहीं जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ को अपने हिस्से में कर लिया था। वाई कैसे? रेफरेंडम, मतलब जनमत संग्रह करवाया था हमने। वहाँ क्या करवाया? वोटिंग करवा ली हमने सभी लोगों से, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी से वोटिंग करा ली। उनसे पूछा हमने कि क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं, क्या आप हमारे देश का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो उसमें वोटिंग कराई हमने। क्या करवाई? वोटिंग कराई हमने। वहाँ के लोगों से पूछा, आम जनता से, वहाँ की आम जनता से पूछा, क्या आप भारत के क्षेत्र में आना चाहते हैं या भारत का भाग्य बनना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो हमने जैसे क्या, अपने हिस्से में कर लिया, क्या, जूनागढ़ कर लिया। फिर आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब JNK, जम्मू कश्मीर है। इसे हमने कहा है वाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशंस, मतलब परिग्रहण के साधन द्वारा, मतलब एक तरह से छोटा शब्द याद करें तो विलय पत्र ही आ गए, छोटे सा विलय पत्र करवा लिया। तो हमने क्या, हमने साइन करवा लिया जिनसे। भाई ऐसा हुआ था जब उनने जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तो वहाँ के जो राजा थे उस टाइम के, वो राजा पहले आ नहीं रहे थे हमारे हिस्से में। हमने बोला था, उन्हें मना कर दिया, बोला हम अलग रहेंगे। पर क्या है, पाकिस्तान ने वहाँ पर उन पर अटैक कर दिया कब्जाने के लिए। सॉरी। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो क्या है, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गए, उनसे आए, उनसे क्या नाम है, जो क्या नाम हम जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, उनसे मदद मांगी। उनसे बोला कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हमें उनसे बचाइए। तो हमने क्या है, उनसे कहा था, भाई देखो ऐसा है, हम एक कंडीशन, मतलब एक शर्त होगी, हम आपको बचाएंगे। बोले क्या कंडीशन आपकी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले ऐसा है, हम आपको बचा लेंगे अगर आप विलय पत्र पे साइन कर दीजिए, या कह दें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर दीजिए, और कह दीजिए कि आप हमारे मतलब भारत के हिस्से हैं, भारत का हिस्सा हो गए हैं, तो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। ठीक है। तो क्या है, उनने साइन करने को तैयार। भाई उस टाइम उनकी हालत खराब थी राजा की, पाकिस्तान में अटैक करा था, उनने क्या साइन कर दिया, और क्या है, पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा हो गया। ठीक है। तो आपको जानते हैं जम्मू कश्मीर को जब कब्जा लिया था तो उसमें क्या है, उनको 2 स्पेशल आर्टिकल मिले थे। कौन से आर्टिकल स्पेशल दिए गए थे? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत उन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था, क्या, विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। और साथ ही आर्टिकल 35A के तहत क्या है, स्पेशल राइट मिला था, क्या, विशेष अधिकार दिया गया था। अब इन दोनों में क्या है, आर्टिकल 370 के तहत क्या है, उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला गया। मैं कैसे राज्य का दर्जा मिल गया कि भाई आप उस राज्य में कोई जा नहीं सकता, मतलब कोई मकान नहीं खरीद सकता उस राज्य में। ठीक है। जमीन नहीं खरीद सकता उस राज्य के अंदर, आप उसमें घूम सकते हो। और स्पेशल राइट मतलब क्या होगा, उनके पास अलग अधिकार थे, क्या, बिल्कुल अलग अधिकार थे कि अपन हमारे देश पे, पूरे देश पे अलग अधिकार चल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर अलग अधिकार चल रहे हैं। उनका क्या है, अपना एक अलग झंडा था, उनका क्या है, अपना एक क्या नाम है, अलग संविधान भी था, एक तरह से संविधान, उनके लिए एक अलग पार्लियामेंट भी थी बाकायदा। ठीक है। उनकी एक अलग पार्लियामेंट थी उनकी। तो क्या है, ये सब काम मिला था, इन्हें 2 आर्टिकल के तहत उन्हें इतनी पावर मिल गई थी। फिर क्या है, 2019 में सरकार ने बिल लेके आई, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी बिल लेके आई। इसके तहत उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A इन दोनों को हटा दिया, या कह दें आर्टिकल 35A को डिलीट कर दिया संविधान से, और आर्टिकल 370 के तहत क्या है, उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, वो उससे छीन लिया गया। और साथ ही आर्टिकल 3 के तहत क्या, आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत हमने वहाँ पे क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है। ये हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का गठन कैसे किया गया। आप कहेंगे सर राज्यों गठन क्यों आपने ऐसा पूछा है? तो राज्यों गठन इसलिए करा गया, ऐसा आता है क्योंकि भाई पहले हमारे क्या प्रिंसली स्टेट, प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, है ना। तो क्या है, बाद में हमने उसको चेंज करके, हमने क्या उसको चेंज करा, और चेंज करके हमने क्या करा, हमने उसमें राज्य, ये कहते हैं क्या नाम है,
और चेंज करा, और चेंज करके हमने उनके राज्य बना दिए। क्या प्रिंसली स्टेट की जगह हमने क्या राज्य कर दिए गए। तो हमने राज्यों का गठन कैसे किया उसके बारे में बताया। सभी राज्यों को नहीं बताएंगे, कुछ कुछ राज्यों को बताएंगे। उसमें क्या कुछ आयोग भी बैठे थे, कुछ क्या आयोग बैठे थे। जैसे जून 1948 में 1940 में एक आयोग बैठा था जिसका नाम था धर कमीशन। धर कमीशन एक आयोग तक बैठा था 1948 में जून के अंदर। इसके जो हेड थे वो एस के धर थे। ये मैं सारे आपको कमीशन नहीं बनाऊँ, वो एक कमीशन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि धर कमीशन कब बनाया गया था। ठीक है, क्या धर कमीशन कब बनाया गया था और इसके हेड कौन थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। धर 1948 में कौन सा कमीशन याद, क्वेश्चन याद रहेगा कि 1948 जून 1948 में कौन सा कमीशन बनाया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपसे। तो आपको बताना है कि जून 1948 में कौन सा कमीशन बना। तो आपका बना धर कमीशन बनाया गया था। इसके हेड कौन थे, एस के धर जी इसके हेड थे। ठीक है, और इनने क्या रिपोर्ट दी, इनने रिपोर्ट दी कि भाई इन्होंने कहा कि रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब अस्वीकृत भाषाई आधार, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इनने ये बात कही, किसमें कही, आपके धर कमीशन ने कहा ये बात। और उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस, मतलब उन्होंने कहा कि राज्य दो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करें, पर अपना कार्य जो है, जो अपना जो प्रशासन के जो कार्य है वो भले चाहिए अपनी भाषा के हिसाब से कर सकते हो। जैसे जैसे आपका मान लें, जैसे यूपी का काम हिंदी में हो रहा है, तो यूपी के इलेक्शन लैंग्वेज क्या, वो स्टेट लैंग्वेज क्या, हिंदी आपकी, हिंदी और उर्दू। तो सरकार क्या चाहती है कि हिंदी में काम कर सकती है पूरी तरह से। वहीं आपका तमिलनाडु और ये क्या है केरल, तो क्या तेलुगु और इनमें क्या तेलुगु भाषा में काम कर सकती है। क्या है, उनके जो सरकारी काम होंगे वो सब किसमें, तेलुगु भाषा में होंगे। या उनको अधिकार मिला है वो किसी भाषा में कर सकते हैं, ऐसा कोई उनके लिए कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है क्या है दिसंबर 1948। अब दिसंबर 1948 में फिर एक और कमेटी बैठी जिसका नाम क्या था, जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी क्या है, तो जेवीपी कमेटी हो गई आपका, जे मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब हो गया पट्टभी सीतारमैया। तो पट्टभी सीतारमैया जी जो है, ये तीन लोग इसके मतलब ये तरीके मान लीजिए, तीन लोग इसके हेड भी थे, इस कमेटी के हेड भी थे। और ये जेपीवी कमेटी, तभी इसका नाम रखा गया। और इनने इनकी रिपोर्ट आई, जब इनकी कमेटी बैठी तो इनने भी रिपोर्ट दिया, बोला भाई, इनने भी कहा भाई ऐसा है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक है, क्या ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, गलत बात है। सॉरी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तो गलत तरीका है। ठीक है, फिर आपका आता है दिसंबर 1953। फिर दिसंबर 1953 में क्या हुआ, फज अली कमीशन बैठा। कौन सा, फाजी अली कमीशन बैठा। इसके हेड तो कौन से, फजल अली है इसके हेड थे। और इन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर क्या है, राज्यों का गठन कर सकते हो आप। ठीक है, भाषा के आधार पर क्या है, राज्यों का गठन कर सकते हो। और साथ ही वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है, या तक उनने इसमें ये भी कहा था कि एक राज्य एक भाषा, उसको रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भाषा एक राज्य को, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई राज्य हमने बना दिया उसमें सिर्फ एक ही भाषा बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भाषा के आधार पर राज्य गठन कर लीजिए, पर उस पर जबरदस्ती नहीं थोपिए लोगों पे। ठीक है, उनने ये बात कही थी। ठीक है, फिर क्या है, 1 अक्टूबर 1953 में क्या है, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था आपका। कौन सा, पहला भाषा के आधार पर राज्य बना आपका। कौन सा राज्य बना था, मद्रास राज्य बना था। कौन सा, मद्रास बना था। ये कैसा था, तेलुगु स्पीकिंग के लिए लोग, जो तेलुगु भाषा के लिए लोग थे ना, वो मद्रास में रहते थे। और बाकी जो अदर भाषा के थे वो कहाँ चले गए, आंध्र प्रदेश चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, मतलब राज्य मान्यता अधिनियम 1956। इसके तहत क्या करा था, जब 1956 में हमने क्या है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दी थी। क्या है, 1956 में कर दिया हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी थी। और क्या है, भाषा के आधार पर बनाई गई, कुछ क्या भाषा के आधार पर बना दी गई थी। ठीक है, फिर आपका ये आप देख सकते हैं, ये है 1947 का मैप। कब का है, 1947 का मैप। और ये है 1956 का मैप है। ये आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आपको वहाँ मिलेगा यहाँ पे। जैसे ये हमारा हिस्सा नहीं था, इसको हमने अपने हिस्से में कर लिया था। ये हमारा हिस्सा नहीं था, इसको अपने हिस्से में ले लिया था हमने। ठीक है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर हमने इसको यहाँ पर आज़ाद करा दिया इसको, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे। ये सब क्या है, हमारे हिस्से में आ गए थे। और हमने क्या है, उनके जो स्टेट प्रोविंसेस थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस है, इसको बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया। मैं आगे बताऊंगा भी, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है,
बाकी क्या है, राज्यों को धीरे धीरे हमने क्या है गठन करते गए, धीरे चेंज करते गए, चेंज यहाँ है पूरा इनके यहाँ से हिसाब से चेंज करते रहे पूरे राज्यों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं शाह कमीशन, एक शाह आयोग बैठा था, उसमें क्या किया गया, शाह कमीशन में क्या किया गया कि जो पंजाब है, पंजाब के 2 हिस्से कर दिए गए। कौन कौन से 2 हिस्से में बांट दिया गया, उसमें 2 से स्टेट निकले, कौन कौन सा, एक निकला आपका हरियाणा और एक निकला चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब से हरियाणा और चंडीगढ़ निकले, किससे निकले, पंजाब से निकले। ठीक है, वहीं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसे हम कहते हैं एनसीडीसी, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये इसको कब हमने ऐड किया, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हमने ऐड किया, क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। हमने दिल्ली को क्या है राष्ट्रीय राजधानी साबित करा और 1991 में, और उसे 69th अमेंडमेंट के तहत हमने ये सब काम कर दिया। वहीं लक्षद्वीप को, हमने लक्षद्वीप को 1973 के तहत 3 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से, लेकाडिव मतलब लास्काडिव है ना, और 1956 में मिनिकॉय और अमीन दीवी आइलैंड मतलब अमीन दीवी द्वीप, ये 3 हिस्से कर दिए थे। क्या है, लक्षद्वीप के, क्या कौन सा कब, 1973 में कर दिए गए थे। ठीक है, फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम हमने 1950 में बदल दिया था। क्या था, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, और इसका नया नाम कर दिया हम उत्तर प्रदेश कर दिया। वहीं सिक्किम का क्या है, सिक्किम की बड़ा अच्छा कहानी है, आप इसे देखिए। पहले क्या है, 1974 में 35th अमेंडमेंट के तहत हमने क्या है, सिक्किम को एक एसोसिएट राज्य मतलब सहयोगी राज्य बना दिया। ठीक है, और आर्टिकल 2A बना, आर्टिकल 2A के तहत हमने ये काम किया था, मतलब हमने क्या है आर्टिकल 2A में थोड़ा सा वो कर दिया, क्योंकि हमारी टेरिटरी नहीं थी। तो आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, बाहरी क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या, बाहरी क्षेत्र संबंधित है, इसलिए हमने 2A ऐड कर दिया, इसको अपना हिस्सा बनाया, इसको अपना हिस्सा बना के हमने इसे एसोसिएट राज्य बना दिया, एसोसिएट राज्य बना दिया, क्या सहयोगी राज्य बना दिया। फिर हमने क्या करा, ठीक 1974 एक साल बाद हमने क्या अमेंडमेंट करा दोबारा से, क्या करा, 36 अमेंडमेंट करा 1975 में, और इसे हमने क्या राज्य का दर्जा दे दिया। क्या कर दिया हमने, राज्य घोषित कर दिया, किसको, सिक्किम को राज्य घोषित कर दिया। कब कर दिया, 1975 में। और साथ ही 36 अमेंडमेंट में हमने आर्टिकल 2A, ठीक है, और साथ ही आपका शेड्यूल 10 जो उस टाइम बनाया गया था, अनुसूची 10 जो बनाई गई थी, उसको डिलीट कर दिया। कौन से, 26वें संशोधन अधिनियम के तहत 1975। इसके तहत हमने क्या है, सिक्किम को क्या है एक राज्य का दर्जा दे दिया, साथ ही उसको उसमें जो आर्टिकल 2A था उसको डिलीट कर दिया, और अनुसूची 10 जिसे हम कहते हैं शेड्यूल 10 उसको भी डिलीट कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ाएंगे सिटीजनशिप मतलब नागरिकता पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, नागरिकता, जो कि आपका पार्ट 2 में आता है, भाग 2 में आता है। किसमें आता है, भाग 2 में आता है। इसमें क्या आता है आपका, इसे हमने अडॉप्ट कहाँ करा था, इसे अडॉप्ट किया ब्रिटेन से, हमने ब्रिटेन से इसे अपनाया था। और ये किसके अंदर आता है, जो सिटीजनशिप है आपकी नागरिकता है, कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है। किसके, कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कहते हैं गृह मंत्रालय, उसके अंदर आती है आपकी क्या है, सिटीजनशिप या नागरिकता आती है। वहीं आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, चलिए और आपको बढ़ते हैं, बताते हैं आपको बताते हैं दी सिटीजनशिप एक्ट 1955 मतलब 1955 का नागरिकता अधिनियम, इसके बारे में बात करेंगे। आपका है इसमें हमने एक्सेप्ट किया था 5 वेज, मतलब हमने बताया कि 5 तरीके जिससे कि आपको हमारे देश की मतलब भारत की आपको क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। कौन कौन 5 तरीके बताए थे, 5 तरीके बताए थे। पहला बताया हमने क्या है, बाई बर्थ, भाई आप जिसका आपका जन्म आपके जन्म इसी राज्य में, इसी देश में हुआ, तो आप अपने आप ही हमारे देश के क्या है ना, आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या है आपको, बाय डिसेंट, मतलब आपका वंश जो है आपका रहते हो परिवार वाले, तो आपको मिल सकती है। तीसरा कौन सा है आपका, वाई रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है आप पंजीकरण कराइए, और पंजीकरण मतलब ये होता है कि पंजीकरण कराने के बाद आपको 7 साल तक, मिनिमम 7 साल तक आपको भारत में रहना पड़ता है, उसके बाद ही आपको परमानेंट क्या नाम है उसकी नागरिकता मिलती है भारत की। ठीक है, फिर 4 में आएंगे, चौथी क्या बात करी, बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक आधार पर, मतलब आपका मतलब है ही, आप इसके हिस्सा ही थे ही पहले से ही, बात क्या है आप सदैव ही भारत के हिस्से थे ही, भारत में ही रहे हमेशा, भारत से कहीं बाहर गए नहीं, तो जाहिर सी बात है आपका अपने आप नेचुरली क्या है आपको नागरिकता मिल जाएगी। और फिर क्या है 5वां कौन सा हो गया आपका, 5th होगी आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब क्षेत्र का समावेश। और एक तरीका और बताया था 5वां कि हम कोई क्षेत्र
अपने अधिग्रस्त करते हैं या किसी के क्षेत्र को अपने हिस्से में मिला लेते हैं, तो वहाँ के जो जितने लोग होंगे उनको भी नागरिकता मिल जाएगी भारत की, है ना। ये 5 तरीके हैं जिससे कि हम नागरिकता अपना सकते हैं। और उन्होंने साथ ही उन्होंने ये बताया कि 3 तरीके ऐसे हैं जिससे नागरिकता छोड़ी भी जा सकती है। अब कौन कौन सा है? बाय रीयूनिसिएशन, मतलब क्या है? स्वैच्छिक त्याग, मतलब आप अपने मन से भारत की नागरिकता त्याग दें। क्या है? आप अपने मन से भारत की नागरिकता त्याग दें तो आपके क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब आपकी नागरिकता छिन जाएगी आपसे, ठीक है। और फिर क्या हो गई? फिर आपका आ जाता है आपका फिर दूसरी बात करें तो दूसरा आपका होता है बाय टर्मिनेशन, मतलब समापन, मतलब या तो आपकी नागरिकता छीन ली जाए, सरकार तो आपको गलत काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाए। फिर तीसरी क्या है? आपकी डेप्रिवेशन, नागरिकता अभाव, आपको नागरिकता ना दी जाए। आपको लगता ही नहीं, आपको लगे कि आप नागरिक बनने का अधिकार नहीं है या उसके लायक नहीं है तो नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। ये तरीके थे जिसमें आपके सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए थे कि 5 तरीके जिससे कि नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके जिससे कि नागरिकता आपकी छोड़ी जा सकती है, आप उसे हटा सकते हैं अपनी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की। कौन से? आर्टिकल 5 या कहते हैं अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया सिटीजनशिप एट दी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो भारतीय क्षेत्र में थे उन सभी को नागरिकता दी गई। जैसे आपके इस संविधान के लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत क्षेत्र में अधिवास है उसको नागरिकता मिल जाएगी। जिनका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ उनको नागरिकता मिल जाएगी। जिनके माता पिता में से कोई एक भारत क्षेत्र में पैदा हुआ उसको नागरिकता मिल सकती है। जो इस क्षेत्र के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। क्या होगा? वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। कैसे? जैसे इसमें बता रखा कि देखो जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ उसे मिलेगी। जो आपका क्या नाम है, जब भारत ने हिस्सा कब्जाया अपने हिस्से में लिया, जब संविधान लागू करा तब जो भारत के क्षेत्र में थे उन सबको नागरिकता मिलेगी। किसी के माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ उसको नागरिकता मिल जाएगी, या कोई 5 साल से लगातार भारत में रह रहा है उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये कब किस में कह रखा है? ये आर्टिकल 5 में कह रखा है। अभी 5 या कितना हो गया? अब 7 हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा 5 या 7 कर दिया गया इसको, ठीक है। फिर आता है अगले आर्टिकल आपका आर्टिकल 6 या अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें बताया गया है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कुछ व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए, मतलब उनको हमने नागरिकता दी गई थी जो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उनको भी हमने अपने भारत की नागरिकता दे दी थी उस समय। तो इसका इस्तेमाल क्या है? ये क्या है? आर्टिकल 6 में उस समय क्या था कि नाम है जब लोग पाकिस्तान से आ रहे थे और पाकिस्तान से इंडिया से जा भी रहे थे, भारत से कुछ लोग जा भी रहे थे ना। तो उसके तहत क्या है, हमने नागरिकता के हमने ये कहा, संविधान जब बना तो हमने ये कह दिया था, उसी समय कह दिया था कि देखो जो पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उसको भी हम नागरिकता दे देंगे भारत की, ठीक है। तो ये आज भी लागू होता है। अगर क्या है, हम जब पीओके जो एरिया हमारा अभी उनके क्षेत्र में है ना, तो हम अगर जैसे हम पीओके हम अपने कब्जे में कर लेते हैं, पीओके हमारा हिस्सा है, वो बात पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके हमारा हिस्सा नहीं है, वो हमारा हिस्सा था, है और रहेगा भाई, वो हिस्सा हमारा था, है और रहेगा। तो उसके तहत क्या है, जब भी हम उसको अपना हिस्सा बनाएंगे, अपने हिस्से में ले लेंगे, वहाँ पे जो जितने भी नागरिक होंगे वो अगर चाहते हैं हमारे हिस्से में रहना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, तो हम उसको क्या है भारत की नागरिकता दे देंगे उनको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आपके आर्टिकल 7 की या अनुच्छेद 7 की बात करेंगे। इसमें क्या रखा है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया, मतलब इसमें यह कहा कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले जितने भी लोग थे, जैसे क्या है एक जब हम क्या है हमारा बंटवारा हुआ 1947 हमारा बंटवारा हुआ 1 मार्च में, उस समय जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने के बाद वो वहाँ से वापस आए, क्या है पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें लगा वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या है भारत वापस आ गए। तो जो भारत वापस आए उनको भी हमने नागरिकता का अधिकार देने का प्रावधान कर दिया था, क्या है वो भी उन्हें भी क्या है भारत की नागरिकता मिल सके, ये हमने बताया किसमें, आर्टिकल 7 में, अनुच्छेद 7 में बताया, ठीक है। जो पाकिस्तान चला गया और कहते ना शाम का बूला घर लौटाए, तो बूला नहीं कहते तो वही कहावत यहाँ पे लागू होती है कि पहले वो पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से लगा कि यार बहुत बेकार देश है,
बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे, वो वापस भारत में आ गया तो क्या है, वो तब भी उसको क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमने आर्टिकल 7 के तहत उनको ये पावर मिली थी। सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 8 पे बात करते हैं, आर्टिकल 8 पे बात करते हैं। इसमें क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहते हैं, रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया का पर्सन है पर रह कहाँ रहा है, बाहर रहा है। आप कह दें तो भारत के बाहर रहने वाले एक निश्चित भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार, मतलब कोई भारत का मूल का व्यक्ति है, मतलब भारत का रहने वाला है, भारत में पैदा हुआ था और उसके बाद वो बाहर चला गया जॉब करने के लिए, ठीक है, कहाँ चला गया, बाहर चला गया जॉब करने के लिए, उसको भी क्या है, नागरिकता का अधिकार होगा भारत में, ठीक है। वो जब भी वापस आएगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9 के तहत इसमें बताते हैं, ए पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने पूरे होशो हवास में क्या नाम है, किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसके पास भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। वो क्या है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वो भारत का नागरिक, उससे क्या है, भारत की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। फिर वो जिस स्टेट, जिस कंट्री को उन्होंने नागरिकता अपनाई है वो उसी स्टेट का निवासी हो जाएगा, भारत का नहीं होगा। बोले भारत, हमारा संविधान कहता है आप जाइए, आप हमारे लिए कोई भी नहीं है, आप जाइए हमेशा के लिए, हम अपनों के आपको क्या अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये किससे कहा, ये आपके आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9 ने कहा ये बात, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 10, आर्टिकल 10 पे या अनुच्छेद 10 पे। इसमें कहा, एनी पर्सन हु इज कंसीडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी प्रोविंसेस ऑफ दिस पार्ट शेल कंटिन्यू टू अ सिटीजन एंड विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन होगा। मतलब क्या है, आर्टिकल 10 के तहत ये कहा गया कि आर्टिकल 10 के तहत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये कहते सॉरी कोई व्यक्ति जिसे संसद द्वारा भारत का नागरिक बनाया गया है उसे भारत के नागरिकता का अधिकार हो जाएगा, मतलब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। संसद ने कोई बिल लाया और संसद ने कहा, किसी स्पेशली कहा कि भाई इसको भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो क्या है, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाएगी, वो दे देंगे उसको, ठीक है। और साथ ही वो सारे नियम कायदे कानून मानेगा जो हमारे देश की संविधान या हमारे देश का संसद बना रहा है, ठीक है। वो उसके अधीन रहेगा, ठीक है। उसको आप वो नहीं कह सकता कि मैं तो अभी आया हूँ और मैं इसके कानून नहीं मानूंगा, बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले हमारे देश के नागरिक हो तो हमारे सारे नियम और कायदे कानून मानने पड़ेंगे, ये ऐसा करना बना चले जाओ यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल 11 की बात करते हैं, अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक एनी प्रोविजंस कंसर्निंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, मतलब संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। मतलब यहाँ पे बात करी जा रही संसद की, तो यहाँ बोला गया है कि संसद चाहे नागरिकता के तहत कोई भी कानून, नियम, कायदे कानून लागू कर सकती है, ये उसका अधिकार है। और ये अधिकार उसे कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 11 के तहत ये संसद को पावर मिलती है इस चीज़ की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अब देखो सारे खत्म हो गए यहाँ से, आर्टिकल 11 तक क्या थे अब बात करें आपके आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ये सब किसके थे, सिटीजनशिप के थे, ठीक है, नागरिकता के थे। अब क्या है, हम अमेंडमेंट करें, संशोधन पढ़ेंगे, कुछ संशोधन किए गए सिटीजनशिप एक्ट के अंदर किए गए, है ना।
उसमें कुछ संशोधन किया गया भाई। हर वक्त क्या है, सिटीजनशिप के अंदर कुछ हमें लगा कुछ चीज़ कमी लग रही है हमें नागरिकता में, तो हम वो चीज़ ऐड करते रहे। जैसे 5 साल था कि जो कम से कम 5 साल भारत में रहा है उसे नागरिकता दी जाएगी, पर हमने इसको बढ़ा कितना कर दिया, 7 साल कर दिया गया, है ना। तो ये कोई संशोधन किया होगा तभी तो करा होगा हमने, है ना। तो ऐसे ही हमने संशोधन किए सिटीजनशिप में। तो कौन कौन से करे, पहला कौन सा करा हमने, पहला करा हमने दी सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। दूसरा कौन सा करा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये आपके कितने हैं, 3 4 5 6, ये 6 हमने क्या है भारत में संशोधन किए हैं, किसमें, नागरिकता के अंदर। ठीक है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कितने कर दिए हमने, 6 संशोधन किए। कितने संशोधन किए, 6 संशोधन किए हमने टोटल। ठीक है, याद रखिएगा ये 6 के 6। अब क्वेश्चन ये बनता है, देखो ऐसा बन सकता है, तो कुछ क्वेश्चन होता है बन सकता है, वो पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान में नागरिकता पर कितने संशोधन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका सकता है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे भाई, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि क्या क्या किया गया है, मतलब सिटीजनशिप 1995 में क्या करा गया। इसमें क्या था, हमने जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था ना, जैसे कॉमनवेल्थ के जो नेशन थे, जैसे कॉमनवेल्थ नेशन कौन हो गए, जो भी ब्रिटिश राज्य के अंदर आते थे, है ना, राष्ट्रीय मंडल जो लोग थे, उनको भी हमने नागरिकता का प्रावधान कर रखा था, बोले वो भी हमारे भारत के नागरिक बन सकते हैं। पर हमने 2003 का जो अमेंडमेंट किया था, है ना, 2003 में जो नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम लाए थे, ठीक है, उसमें तहत हमने क्या करा, हमने इस चीज़ को हटा दिया। बोला नहीं भाई, ऐसे तो इतने सारे देश हैं और उन देशों से कोई भारत में आ जाए उसे हम नागरिकता दे देंगे, हमारा तो हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे तो। पर 2003 में हमने इसको हटा दिया, बोला ऐसा नहीं करेंगे, अभी फालतू की बातें हैं, इसे हटाओ। ठीक है, हटा दिया हमने। वहीं आर्टिकल वॉज इम्प्लीमेंट, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब बन गया था, मतलब लागू नहीं, जब हमारा संविधान बन के हुआ, जब 26 नवंबर 1949 में जब हमारे देश में संविधान बन के तैयार हो गया था, उस समय नागरिकता के ऊपर कौन कौन से अधिकार थे, तो आर्टिकल थे, तो ये आर्टिकल्स थे यहाँ पे कौन कौन से थे, 5 6 7 8 9 60 324 366 367 380 388 391 392 393, ये सभी आर्टिकल किससे संबंधित थे, नागरिकता से संबंधित थे, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, मतलब जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इतने आपके अनुच्छेद या कहते हैं आर्टिकल नागरिकता से संबंधित थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।